जय सिया राम साथियों, हनुमान जी आईएएस क्लासेज में आपका स्वागत है। तो चलिए साथियों, आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। और आज हम लोग पढ़ेंगे एक बार फिर सिंधु घाटी सभ्यता को। आज सिंधु घाटी सभ्यता पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। आज सिंधु घाटी सभ्यता का तीसरा लेक्चर होगा। तो आज हम लोग देखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता की राजनीतिक स्थिति के बारे में, सामाजिक स्थिति के बारे में, धार्मिक जीवन कैसा था, सिंधु घाटी सभ्यता का आखिरकार पतन कैसे हो गया, इन सब सारी चीज़ों को हम लोग आज डिटेल में देखने वाले हैं। और आज जाकर यह टॉपिक पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। ठीक, तो शुरू किया जाए सिंधु घाटी सभ्यता को। सिंधु सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहले आज हम लोग देखेंगे सामाजिक जीवन। सामाजिक जीवन पहला क्या हो? सामाजिक जीवन। सामाजिक जीवन सामाजिक जीवन सिंधु घाटी सभ्यता का साथियों बड़ा ही उन्नत था। यहाँ के लोग कृषि करना जानते, कृषि अच्छे से करते थे। कृषि हुआ, पशुपालन हुआ, ये सब सारी चीज़ें करते थे। यहाँ का जो समाज था, हालांकि उसको तो हम लोग आर्थिक जीवन में भी लेंगे। सबसे पहले यहाँ का जो समाज था 4 वर्गों में बटा हुआ था। सिंधु घाटी सभ्यता का जो समाज था वह 4 वर्गों में बटा हुआ था। कौन कौन? पहला था विद्वान, पहला। दूसरा था योद्धा। तीसरा था व्यापारी या शिल्पकार। और चौथा था श्रमिक। चौथा क्या था? श्रमिक। इन 4 वर्गों में सिंधु समाज बटा हुआ था। जो विद्वान वर्ग था, इसमें पुजारी लोग आते थे, जादूगर आते थे, वैद आते थे, ज्योतिषी आते थे। ये सब सारे काम करने वाले लोग इस विद्वान वर्ग में आते थे। दूसरा जो वर्ग था योद्धा, इसमें देश का रक्षा करने वाले, सेना टाइप का काम करने वाले लोग योद्धा में आते थे। व्यापारी की कैटेगरी में कौन कौन आता था? तो व्यापारी में पत्थर काटने वाले, खनन करने वाले, जुलाहे, स्वर्णकार, ये सब लोग व्यापारी में आते थे। श्रमिक वर्ग में जो आता था वह मछली पकड़ने वाले लोग, कृषि करने वाले लोग, चमड़े का काम करने वाले लोग श्रमिक की कैटेगरी में आते थे। ये 4 कैटेगरी में समाज उस समय का सिंधु सभ्यता का समाज बटा हुआ था। यहां के लोग साथियों मनोरंजन में मछली पकड़ना, पासे खेलना, नाच गाना करना यहाँ के लोग करते थे। महिलाएं जो थी, बालों में जूड़ा बांधना हो, काजल लगाना हो, लिपस्टिक लगाना हो, होठों में जो लगाया जाता है, और करधनी हुआ। आभूषणों में देखा जाए तो करधनी हुआ, भुजबंद हुआ, कंडहार हुआ, और अंगूठी हुई, कंगन हुआ, हार हुआ, सब चीजें यहां से पाई गई हैं। मोहनजोदड़ो से एक बड़ा सा लड़ियों वाला हार मिला हुआ है। वहीं हड़प्पा से एक सोने का बढ़िया कंगन मिला हुआ है। तो यहाँ की महिलाएं साजो सामान पे बड़ा ध्यान देती थी। और जिस प्रकार आज महिलाएं सजती हैं, उसी प्रकार उस समय भी सजती थी। यहाँ के जो आभूषण होते थे वह हाथी दांत के होते थे, बहुमूल्य पत्थरों के होते थे, शंख के बनाए जाते थे। यहाँ के लोग सर्वाहारी हुआ करते थे, मतलब शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के थे। कोई बताने वाली चीज नहीं है। जब से मनुष्य रहा है धरती पे सर्वाहारी ही रहा है। यहाँ के लोग बतख, मुर्गी,
भेड़ बकरी पाला करते थे। केला, खरबूज हुआ, तरबूज हुआ, नारियल हुआ, नींबू हुआ, अनार हुआ, ये सब सारे फल यहाँ के लोग उगाया करते थे। खाद्यान्न फसलों में गेहूं हो गया, जौ हो गया, इनकी मुख्य फसलें थी खाने की। साथ ही साथ चावल के भी प्रमाण मिले हुए हैं, दाल के प्रमाण मिलते हैं, तिल की खेती होती थी। तो यहाँ का समाज जो है ना बिल्कुल उन्नत अवस्था में था। वो सारी चीजें थी जो आज के समाज में हम लोगों को देखने को मिलती हैं। ठीक, ये रहा सामाजिक जीवन। दूसरा है राजनीतिक राजनैतिक जीवन। राजनैतिक जीवन में साथियों यहाँ का जो प्रशासन था वो दुर्गों के द्वारा देखा जाता था। दुर्गों से पुरोहित वर्ग, अब दुर्ग बताने ना पड़े दुर्ग किसे कहा जाता था। दुर्गों से पुरोहित वर्ग शासन करता था और देव भगवान के प्रतिनिधि के रूप में शासन करता था। एक बढ़िया सरकारी तंत्र होता था, केंद्रीय कर्मचारी होते थे जिनके माध्यम से शासन किया जाता था। टैक्स के रूप में ये लोग अनाज को लेते थे, कर के रूप में अनाज को लेते थे, लोग अनाज को लेते थे। इसी क्योंकि मुद्रा विनिमय प्रणाली तो थी नहीं, वस्तु विनिमय प्रणाली थी। वस्तु का ही अदला बदली करके सारी चीजें, अब मेरे पास गेहूं है तो ज्यादा है तो मुझसे गेहूं आप ले लीजिए, आपके पास चावल ज्यादा है तो आप चावल मुझको दे दीजिए। इस प्रकार यहाँ सारा लेन देन का काम होता था। यहाँ के लोग साथियों सुखी और संपन्न थे। ये लोग व्यापार वाणिज्य पर अधिक ध्यान देते थे। ये लोग व्यापार वाणिज्य पर इनका अधिक फोकस था। ये लोग युद्ध और राज्य विस्तार के चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़ते थे, इसीलिए लोग समृद्ध भी थे। ठीक, सरकारी नालियों का निर्माण हुआ, सरकारी रोड का निर्माण हुआ, सार्वजनिक भवनों का निर्माण हुआ। बड़े बड़े भवनों को आप लोगों ने देखा ही होगा, जो मैंने पढ़ाया हुआ है पुरोहित आवास, सभा भवन के विषय में। ये जो बड़े बड़े भवन होते थे ये शासक वर्ग ही बनवाता था अपने कर्मचारियों के नियुक्त करके। यहाँ राजगिर मिस्त्री वाला भी काम होता था, क्योंकि साहुल के भी प्रमाण मिले हुए हैं, मैंने बताया हुआ है पिछली क्लासों में। तो बढ़िया एक सरकारी तंत्र हुआ करता था, नालियों की साफ सफाई किया करते थे, सारा सिस्टम आज की ही तरह था। यहां का जो धार्मिक जीवन था, राजनीतिक जीवन हो गया। तीसरा है धार्मिक जीवन। धार्मिक जीवन में साथियों ये लोग माता देवी की पूजा करते थे प्रमुख रूप से। माता देवी की पूजा प्रमुख रूप से करते थे लोग। भगवान पशुपति शिव की भी पूजा करते थे लोग। पशुपति भगवान शिव की भी पूजा ये लोग करते थे। यहां से मंदिर के प्रमाण नहीं पाए गए हैं। यहां से क्या नहीं पाए गए हैं? मंदिर के प्रमाण यहां से नहीं पाए गए हैं। लेकिन ये लोग पशु पक्षियों की पूजा करते थे, पेड़ पौधों की पूजा करते थे, जिनमें पीपल वृक्ष की पूजा प्रमुख रूप से वृक्षों में ये लोग किया करते थे। स्वास्तिक चिन्ह से भी ये लोग परिचित थे। ये लोग कुबड़दार जो बैल है ना,
दार बैल जो है इसकी भी पूजा करते थे। इस कुबड़दार बैल का बड़ा महत्व था धार्मिक जीवन में इनके। ठीक, इसके बाद सामाजिक जीवन हो गया, राजनीतिक जीवन होगा, धार्मिक जीवन। अब चौथा है आर्थिक जीवन। आर्थिक जीवन, आर्थिक जीवन में साथियों ये लोग संपन्न तो थे ही। कृषि सरप्लस था। कृषि सरप्लस का मतलब कि इतना ज्यादा ये लोग पैदा करते थे कि खाने के अलावा इनके पास बच जाता था, तो ये लोग अन्नागारों में स्टोर कर देते थे उसको, बचे हुए अन्न को। पशुपालन भी यहां किया जाता था। एक स्थान है नेसदी, एक स्थान है नेसदी, यह पशुपालन का प्रमुख केंद्र था। नेसदी क्या था? पशुपालन का, नेसदी पशुपालन का प्रमुख केंद्र था। यहां से साथियों चावल की, जौ की खेती प्रमुख रूप से होती थी। यहां पे जवा मुख्य खाद्यान्न फसलें थी, गेहूं और जवा। बाकी मटर, अरहर, दाल, ये सब तिल उल की खेती भी यहां होती थी। लोथल और रंगपुर से साथियों भूसी के, धान की भूसी के प्रमाण मिले हुए हैं, जो कि निम्न कोटि के हैं, अच्छे क्वालिटी की नहीं है, लेकिन मिले हुए हैं लोथल और रंगपुर से। लोथल से ही साथियों वृत्ताकार 2 चक्की के पार्ट मिले हुए हैं। वृत्ताकार चक्की के पार्ट मिले हुए हैं। कैसे पार्ट हैं? कुछ इस प्रकार पार्ट, 2 पार्ट, और एक में यहां पे छेद है, छेद है। और इसके आप लोगों ने जांत देखा है? जांत, अगर जांत समझ रहे होंगे तो बात, तब तो आप समझ गए होंगे। जांत का मतलब होता है ना कि पत्थर के 2 पार्ट होते हैं, एक के ऊपर एक होता है और उसके ऊपर एक छेदा होता है, उसमें से अन्न डाला जाता है, उसको घुमाया जाता है तो पीसता है हर चीज को। तो ठीक यह जांत ही है, यह जांत ही है जो लोथल से पाया गया है। 2 पार्ट पाए गए हैं, क्योंकि साथियों यहाँ के लोग ना जो अन्न होता था उसको पहले मूसर से खूनते थे ओखली में। मैंने बताया था हड़प्पा में 18 गोल चौतरे मिले थे जिनके बीच में ओखली लगी हुई थी। उन ओखलियों में ये लोग अन्न को पहले कूटते थे। कूट के जब छोटा छोटा हो जाता था तो उसको इन जांतों में, इन वृत्ताकार चक्कियों में रख कर पीसते थे। और सिलबट्टे से भी पीसते थे, सिलबट्टा भी इनके पास था, पीसते थे। तब ये लोग बढ़िया रोटी वोटी बनाकर खाते थे। खड़ा खड़ा नहीं खाते थे, ऐसा मत सोचिए खड़ा खड़ा यहाँ के लोग खाते थे, बाकायदा सब कुछ था इनके पास। बस आज की तरह इलेक्ट्रिक चक्कियां नहीं थी, बस बाकी पीसने की व्यवस्था थी इनके पास। ठीक, बनौली से साथियों एक मिट्टी का हल भी मिला हुआ है। बनौली से मिट्टी का एक हल मिला हुआ है, मिट्टी का एक हल मिला हुआ है बनौली से। हुलास जो एक स्थान है, ये आर्थिक स्थिति में मैं बता रहा हूं, हुलास से धान की खेती के स्पष्ट प्रमाण मिले हुए हैं। हुलास जो कि उत्तर प्रदेश की एक साइट है, जो जहां से एक एक ही चीजें आपको ध्यान रखनी है उसको मैं यहां ले रहा हूं, बाकी जो डिटेल में स्थान पढ़ने तो उसको मैं बता चुका हूं। ठीक, जैसे नेसदी पशुपालन के लिए जाना जाता है। हुलास से धान की खेती के स्पष्ट प्रमाण मिले हुए हैं। धान की भूसी लोथल और रंगपुर से मिला हुआ है, वो निम्न कोटि के है, लेकिन धान की खेती के स्पष्ट प्रमाण हुलास से मिले हुए हैं जो उत्तर प्रदेश की साइड है। बस ये जो धान की खेती की स्पष्ट प्रमाण है ये उत्तरकालीन हड़प्पा के हैं, मतलब 1700 ईसा पूर्व से लेकर 1500 ईसा पूर्व के बीच में जो उत्तरकालीन हड़प्पा काल माना जाता है जिस काल को, उसके प्रमाण है। उस समय धान की खेती यहाँ होती थी, विकसित हड़प्पा में नहीं, ये ध्यान दीजिएगा। हुलास से जो धान की खेती के स्पष्ट प्रमाण मिल रहे हैं। ठीक,
बाकी मैंने बताया ये है कि कालीबंगन में जोते हुए खेत मिले हुए हैं। उन जोते हुए खेतों में एक साथ 2 फसलें उगाई जाती थी। ठीक, तो ये सब सारी चीजें साथियों सिंधु घाटी सभ्यता की आर्थिक स्थिति में मोटी मोटा इतनी चीजें आपको पता है तो आप बहुत कुछ पता है, बाकी चीजें आप बढ़िया लिख ले जाएंगे। ठीक, बाकी यहाँ से कालीबंगन से जार मिले हुए हैं। जार का मतलब है जिसमें अन्न उन्न रखा जाता है, कुठिला टाइप की चीजें हम लोगों के यहाँ पहले थी। और हड़प्पा से खत्तियाँ मिली हैं, वही सब सारी चीजें जिसमें अन्न को रखा जाता है। ठीक, अब ये पॉइंट बचा है अंत्येष्टि संस्कार। क्या है एक पॉइंट, ये 5वां पॉइंट है। आर्थिक स्थिति के बाद इसे 5वां डालिएगा, अंत्येष्टि संस्कार। अंत्येष्टि संस्कार, अंत्येष्टि संस्कार का मतलब है कि उस समय लोग मरते थे तो उन्हें दफनाया कैसे जाता था। तो तीनों विधियां थी, जलाया भी जाता था, गाड़ा भी जाता था, और आंशिक समाधिकरण भी हुआ है। आंशिक का मतलब आधा दिया। एक क्या हो, मतलब कोई मर जाता था तो कहीं रख देते थे, जंगल वंगल में रख दिए, जंगली जानवर उसको खा पी लिए, थोड़ा जो बचा उसको ले आकर दफना दिए। ये क्या है, आंशिक समाधिकरण। ऐसा आंशिक समाधिकरण के अवशेष कहाँ मिलते हैं, इसको मैं एक बार मिटा दे रहा हूं, तब सारी चीजें फिर एक बार लिखूं। आंशिक समाधिकरण के प्रमाण साथियों बहवलपुर है एक स्थान, वहां से मिले हुए हैं आंशिक समाधिकरण के प्रमाण। जबकि सुरकोटदा से कलश समाधान के प्रमाण मिले हुए हैं। एक कलश समाधान का क्या है भाई, तो वही चीज है कि कुछ चीजें जला दी गई हैं या जंगल में रख दिया जाता था लाशों को और खा लिया, जो जंगली जानवर थे खा पी लेते थे, जो बचता था उसको कलश में भरकर दफना दिया गया है। तो यह भी एक प्रकार का कहिए आंशिक समाधान ही है, लेकिन इसे क्योंकि कलश में भर के दफनाया गया है तो इसे कलश समाधान कहा जाता है। ठीक, तो कौन सी साइड है भाई, बहवलपुर। यहां से क्या मिला है, आंशिक समाधान, आंशिक समाधान। ये बहवलपुर है, यहां से आंशिक समाधान के प्रमाण मिले हैं। तो ये एक पॉइंट जरूर ध्यान दीजिएगा। इन छोटे छोटे बाकी स्थानों को मैंने पढ़ा है, 25-30 स्थानों को, इन स्थानों को भी ध्यान दीजिएगा। यहाँ से क्वेश्चन भाई आते हैं, एक ही पॉइंट है लेकिन आते हैं। ठीक, वही सुरकोटदा जो है, जिसको तो डिटेल में मैंने पढ़ा है, ये सुरकोटदा, यहां से कलश समाधान के प्रमाण मिले हैं। कलश समाधान के प्रमाण मिले हैं यहां से, कहां से, सुरकोटदा से। हीलर महोदय को हड़प्पा से एक कब्रिस्तान मिला है जिसे CR 37 नाम दिया है हीलर महोदय ने। कब्रिस्तान को हीलर ने क्या नाम दिया है, हीलर ने क्या नाम दिया है, तो CR 37 एक कब्रिस्तान मिला है जिसका नाम CR 37 दे दिया है हीलर महोदय ने। ठीक, हड़प्पा में साथियों जो समाधान की विधि थी, हड़प्पा वासी शवों को उत्तर की तरफ सर करके दफनाते थे। हड़प्पा में कैसा था, हड़प्पा में शवों को उत्तर की तरफ सर करके दफनाया जाता था। कहाँ, उत्तर की तरफ सर होते थे। जो हड़प्पा में शव मिले हैं उनके सर उत्तर की तरफ होते थे, और जब उत्तर की तरफ सर है तो इसका मतलब पैर जो है दक्षिण की तरफ हुआ होगा। सिंपल सी बात है, आज की तरह आज भी दक्षिण की तरफ पैर होता है, उत्तर की तरफ सर। तो मतलब हड़प्पा से ही प्रभावित आज का समाज भी रहा है, वही प्रथा आज भी चल रही है। लेकिन हड़प्पा में तो उत्तर की तरफ है, लेकिन कालीबंगन में साथियों, कालीबंगन में इसी का उल्टा है, दक्षिण की तरफ हो गया है। सर जो है वह दक्षिण की तरफ है। कहाँ, कालीबंगन में, मतलब हड़प्पा का उल्टा कालीबंगन में दक्षिण की तरफ सर हो गया,
तो उत्तर की तरफ पैर हो गया। बस हड़प्पा को ध्यान दीजिएगा, बस हड़प्पा का उल्टा कालीबंगन में है, बस इतना ध्यान दीजिएगा, नहीं उत्तर दक्षिण में फंस जाएंगे। सिर्फ हड़प्पा को ध्यान दीजिए कि आज की जो स्थिति है यह हड़प्पा में थी और हड़प्पा का उल्टा कालीबंगन में था, बस हो गया। वही साथियों लोथल जो स्थान है, लोथल में जो सर था वो पूर्व की तरफ था। एक नया लफड़ा, ये तो उत्तर दक्षिण की कहानी थी। अब लोथल में जो सौ पाए गए हैं उनके सर जो थे वो पूर्व की तरफ थे, यानी कि पैर जो था पश्चिम तरफ होगा बिल्कुल। और इसी का लोथल का उल्टा रोपड़ में है, यहां पश्चिम की तरफ है। यहां क्या है सर? सर कहां है? पश्चिम की तरफ है। सिर्फ सर ध्यान दीजिएगा, पैर का लफड़ा छोड़ दीजिएगा। सर जब पश्चिम की तरफ है तो पैर तो पूरब की तरफ होगा ही। बिल्कुल सिंपल है। हड़प्पा में जो शव पाए गए उनका सर उत्तर की तरफ था। हड़प्पा का उल्टा कालीबंगन को भूल जाइए कि किधर सर था किधर पैर था, भूल जाइए। सिर्फ ध्यान दीजिए कि हड़प्पा का उल्टा कालीबंगन में, और हड़प्पा में आज की स्थिति थी उत्तर में सर, ठीक, कालीबंगन में उल्टा। बाकी वो पढ़ना ही नहीं है कि कालीबंगन में दक्षिण, बस हड़प्पा का उल्टा कालीबंगन में। लोथल में पूरब की तरफ सर था। लोथल में क्या था? पूरब की तरफ सर था, बस इतना ध्यान दीजिए। और रोपड़ में लोथल का उल्टा। रोपड़ में भी आपको नहीं ध्यान देना है कि सर किधर था, बस लोथल का उल्टा था, इतना ध्यान दीजिएगा। नहीं तो पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण के चक्कर में लपेट में आ जाएंगे और लपटा जाएंगे, ठीक। लोथल का उल्टा रोपड़, लोथल में सर किधर था? पूरब की तरफ। ये पॉइंट पर ध्यान दीजिए। और हड़प्पा में किधर था सर? उत्तर की तरफ। हड़प्पा में उत्तर, लोथल में पूरब। हड़प्पा का उल्टा कालीबंगन में, लोथल का उल्टा रोपड़ में, ठीक। बस इतनी चीजें आप इस अंत्येष्टि संस्कार से आप ध्यान दीजिएगा। लेकिन जो पूरे सिंधु घाटी सभ्यता की सामान्य कंडीशन थी वो हड़प्पा वाली स्थिति थी। ज्यादातर शव उत्तर की तरफ सर और दक्षिण की तरफ पैर पाए गए हैं, मतलब सामान्य कंडीशन यही था जो आज वाली है। बाकी ये अपवाद रूप में कुछ चीजें मिली हुई हैं, ठीक। अब ये सभ्यता साथियों, इतनी अच्छी सभ्यता बसी कैसे, कहां से आई यह सभ्यता, तो इस बारे में विद्वानों की राय बटी हुई है। पहली कैटेगरी के विद्वान हैं जिनमें यहां मैं अब लिख दे रहा हूं सिंधु घाटी सभ्यता का विकास कैसे हुआ, कहां से यह सभ्यता बस गई। तो पहली कैटेगरी में चाइल्ड और मार्शल महोदय हैं। चाइल्ड और मार्शल। अब मार्शल कौन है मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि शुरू से ही इन्हीं की बात हो रही है। और और विद्वान है डी गोस्वामी। इन लोगों का मानना है कि सिंधु घाटी सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता से, मेसोपोटामिया वालों ने ही बसाया। मेसोपोटामिया के लोगों ने आकर सिंधु घाटी सभ्यता को बसा दिया। कौन कह रहे हैं? चाइल्ड, मार्शल और डी गोस्वामी कि मेसोपोटामिया के लोग आए भारत में और उन्हीं ने सिंधु घाटी सभ्यता को बसाया। सिंधु सभ्यता के वासी यहाँ के नहीं थे, मेसोपोटामिया के लोग आकर यहाँ डेवलप किए। ये कौन कह रहा है? चाइल्ड, मार्शल और डी गोस्वामी। ये विदेशी मत माना जाता है। दूसरा मत है यह है ईरानी बलूचिस्तानी सभ्यता से। ईरानी बलूचिस्तानी सभ्यता से। इसे देसी मत कहा जाता है और इसे विकासवादी सिद्धांत भी कहा जाता है। इस मत का मानना है कि सिंधु घाटी सभ्यता इसी ईरानी बलूचिस्तानी सभ्यता से विकसित हुई। पहले गांव थे, फिर अर्धनगर बने और फिर नगर बन गए। मतलब
यही दक्षिणी बलूचिस्तानी जो सभ्यता थी और ईरानी सभ्यता जो थी, यही आगे आगे गांव से अर्धनगर, अर्धनगर से नगर बन गए। ये दूसरी विचारधारा है। एक तीसरी विचारधारा है जिसे सोथी सभ्यता कहा जाता है। सोथी सभ्यता, इस मत का मानना है, इसमें अमलानंद घोष, अमलानंद घोष और डीपी अग्रवाल, इन दोनों विद्वानों का मानना है कि सिंधु घाटी सभ्यता कहीं और से नहीं बल्कि सोथी सभ्यता ही आगे चलकर सिंधु घाटी सभ्यता में विकसित हो गई। यह विदेशी मत है। ठीक, अब इतनी अच्छी सभ्यता, इतनी बड़ी सभ्यता आखिर समाप्त कैसे हो गई? अब हम लोग सबसे लास्ट पॉइंट पे आते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के, कि आखिर सिंधु घाटी सभ्यता का पतन कैसे हुआ, समाप्त कैसे हो गई। तो एक बार मैं फिर इसको मिटा दूं, उसके बाद लास्ट पॉइंट को थोड़ा समझिएगा, तब जाके सिंधु घाटी सभ्यता पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। तो इस पतन के बारे में भी बहुत सारे मत हैं। कुछ विद्वानों ने कुछ बताया है तो कुछ विद्वानों ने कुछ बताया हुआ है। पहली विचारधारा जो है वह मार्शल महोदय, मैके और यस आर राव नाम के विद्वान हैं, जिन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण बाढ़ को माना है। कौन कौन है पहली कैटेगरी में? पहली में है मार्शल, मैके और यस आर राव। इनका मानना है कि सिंधु घाटी सभ्यता बाढ़ के कारण समाप्त हो गई। किसके कारण समाप्त हो गई? बाढ़ के कारण समाप्त हो गई। बाढ़ आई और सिंधु घाटी सभ्यता डूब गई, बह गई, समाप्त हो गई, क्योंकि लगभग नगर सिंधु घाटी सभ्यता के नदियों के किनारे थे। तो कुछ लोगों ने तो मान लिया इनके इनके सिद्धांतों को, इनकी बातों को, लेकिन कुछ लोगों ने कहा भाई जब बाढ़ के कारण समाप्त हुई तो कुछ बहुत सारे ऐसे भी शहर थे सिंधु घाटी सभ्यता के जो नदियों के किनारे नहीं थे, वो कैसे समाप्त हो गए? तो एक दूसरी विचारधारा आ गई। दूसरी कैटेगरी में है कौन कौन? तो दूसरी कैटेगरी में है चाइल्ड महोदय, चाइल्ड और व्हीलर और पीगट, स्टुअर्ट पीगट। आधा आधा ही नाम लिख रहा हूं क्योंकि सारी चीजें कई बार इनका नाम ले चुका हूं मैं पूरा नाम। तो चाइल्ड, व्हीलर और पीगट महोदय का मानना है कि सिंधु घाटी सभ्यता का अंत जो हुआ वह आक्रमण के कारण हुआ। क्योंकि हीलर को मैंने बताया भी था कि उन्होंने जो सिंधु घाटी सभ्यता का डेट माना था वह वही इंद्र वाला कॉन्सेप्ट की आर्यों ने आक्रमण किया और दुर्गों को नष्ट कर दिया। तो ये आक्रमण वाले मत के समर्थक हैं हीलर, और इसी मत के समर्थक पीगट और चाइल्ड भी हैं कि बाहरी आक्रमण हुआ सिंधु घाटी सभ्यता पे, आर्यों ने आक्रमण किया और सिंधु घाटी सभ्यता को समाप्त कर दिया। ये आक्रमण वाले कॉन्सेप्ट को मानते हैं। आक्रमण से सिंधु घाटी सभ्यता समाप्त हो गई। तीसरी कैटेगरी में है आरएल स्टीन और ये एन घोष। क्या नाम है तीसरी कैटेगरी में? आरएल स्टीन, चलिए स्टीन लगा दीजिएगा, और ये एन घोष। इनका मानना है कि सिंधु घाटी सभ्यता जलवायु परिवर्तन के कारण समाप्त हो गया। किसके कारण? जलवायु परिवर्तन के कारण। जलवायु परिवर्तन हुआ और सिंधु घाटी सभ्यता समाप्त हो गई। आज की तरह जैसे आज जलवायु परिवर्तन हो रहा है, धीरे धीरे मौसम चेंज हो रहा है,
बर्फ पिघल रहे हैं, माना जाता है कि यही स्थिति रही तो धीरे धीरे हम लोग भी निपट जाएंगे। तो उस समय भी लोगों ने कुछ पेड़ पौधों को काटना अधिक कर दिया और मकान वकान, क्योंकि बड़े बड़े उस समय भी बनते थे, खनन अधिक हो गया, धीरे धीरे हरियाली समाप्त हो गई और पानी बरसना कम हो गया और धीरे धीरे पूरी तरह से सिंधु घाटी सभ्यता समाप्त हो गई। ये मानना है आर.एन. स्टीन और ए.एन. घोष महोदय का। एक चौथी विचारधारा है इस कैटेगरी में है एम.आर. साहनी। इन्होंने जल प्लावन को माना, जल प्लावन को माना। इनका कहना था कि भाई सिंधु घाटी सभ्यता दलदल भूमि का शिकार हो गई, धीरे धीरे मिट्टी दलदल हो गया, पैदावार बंद हो गया और धीरे धीरे सिंधु घाटी सभ्यता समाप्त हो गई। सब अपना अपना तरीका बता रहे हैं। तो जल प्लावन इनका मानना था, जल प्लावन के कारण समाप्त हो गया। पांचवी कैटेगरी में है एच.टी. लैम्ब्रिक और माधव स्वरूप वस। क्या नाम है इनका? एच.टी. लैम्ब्रिक और माधव स्वरूप वस। इनका कहना है कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है वह नदियों के मार्ग परिवर्तन के कारण समाप्त हो गई। मतलब जैसे ये देखिए, मान लीजिए ये मोहनजोदड़ो है, यहाँ से सिंधु नदी बह रही है और ऐसे से बह रही है, लेकिन यहाँ से पहले बह रही थी, धीरे धीरे ऐसे बहने लगी, इस तरफ से बहने लगी और तब इस कारण से सिंधु घाटी सभ्यता समाप्त हो गया। तो ये लोग कह रहे हैं नदियों के मार्ग में परिवर्तन के कारण नदियों ने मार्ग को बदल लिया, जिसके कारण सिंधु घाटी सभ्यता समाप्त हो गई। क्या हो गई? समाप्त हो गई। नदियों के मार्ग में परिवर्तन। मार्ग में परिवर्तन, ठीक। नदियों के मार्ग में परिवर्तन के कारण सिंधु घाटी सभ्यता समाप्त हो गई। एक छठी विचारधारा है जो के.यू.आर. कैनेडी नाम है इनका, के.यू.आर. कैनेडी। इन्होंने मलेरिया को माना, मलेरिया को सिंधु घाटी सभ्यता का अंत माना कि भाई मलेरिया रोग हुआ और सिंधु घाटी सभ्यता समाप्त हो गई। मलेरिया जैसे कोरोना आया था, सब लोग लगभग निपटने वाले थे, उसी प्रकार मलेरिया आया और सब लोग निपट गए। ये के.यू.आर. कैनेडी का कहना है। जो सबसे महत्वपूर्ण विचारधारा है, इस जो मत है, वह है एक रूस के विद्वान है जिनका नाम है यम दिमित्रियेव। थोड़ा नाम डिफिकल्ट है। यम दिमित्रियेव नाम है इनका। इनका मानना है कि सिंधु घाटी सभ्यता पर्यावरण में भौतिक, रासायनिक ये यहां होना चाहिए, रासायनिक परिवर्तन के कारण हुआ। क्या हुआ? पर्यावरण में भौतिक रासायनिक परिवर्तन हुआ और अदृश्य गाज उत्पन्न हो गया। अदृश्य गाज का मतलब है कि ऐसा गाज जिसका टेम्परेचर 1500 डिग्री सेल्सियस था और इतने अधिक टेम्परेचर में रहना किसी के बस की बात थी नहीं, तो सब निपट गए। धीरे धीरे वहां गाज फैलता गया, वातावरण गर्म होता चला गया और सब लोग निपट गए, सिंधु घाटी सभ्यता समाप्त हो गई।
और सिंधु घाटी सभ्यता हकीकत में यहाँ पे जाके होती है समाप्त। ठीक, तो जरूर बताइएगा साथियों क्लास कैसी लगी, और यार लाइक शेयर करते चलिए। आने वाले समय में साथियों बड़ी अच्छी अच्छी क्लासें आने वाली हैं। यहाँ पे थोड़ा अभी संसाधन मेरे पास थोड़ा कम है, धीरे धीरे जैसे जैसे संसाधन बढ़ता जाएगा मैं क्लासों को डेली देने का प्रयास करूंगा, और दो दो तीन तीन क्लास डेली देने का प्रयास करूंगा। लेकिन अभी थोड़ा संभव हो नहीं पा रहा है, यदि स्क्रीनशॉट मारना हो तो मान लीजिए आप लोग। ठीक, यही भी मैं आज की क्लास को समाप्त करता हूँ। जय सिया राम, बाय बाय।